राइट, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम्स। जितने फ्री बॉडी डायग्राम्स आपके एनएलएम में और फ्रिक्शन में आपको चाहिए, सारे हम यहाँ पे एक बार बना के देखेंगे, अच्छे से समझेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, कैसे बनाने और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने कोई भी एनएलएम का, फ्रिक्शन का, वर्क बाय एनर्जी या रोटेशन का सवाल सॉल्व करना है, बेसिकली मैकेनिक्स का सवाल सॉल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है उसका फ्री बॉडी डायग्राम सही बनना चाहिए। एफबीडी अगर सही बन गया, उसका सेकंड स्टेप ही होता है कि आप इक्वेशन लिखें और आप उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करें। सिंपल। अगर एफबीडी सही बन गया, 60-70% काम अपना हो गया है। इक्वेशन लिखना, उसे सॉल्व करना, उसके बाद वो काम रह जाएगा। एफबीडी गलत बना तो 100% है कि सवाल आपका गलत आंसर आएगा। कई बार तो ऐसे आंसर आते हैं जो 4 ऑप्शन में नहीं मिलते। तो एफबीडी सही से बनना बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपकी फ्री बॉडी डायग्राम होते क्या हैं। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स की, तो फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब है, शॉर्ट में इसको एफबीडी लिखते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली हम 3 स्टेप प्रोसेस इसको कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये, टेक दैट बॉडी आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो उस बॉडी को अब उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बाहर निकाल लीजिए। सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी को विजुलाइज करो कि वो बॉडी कहाँ है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। उस बॉडी को, सिर्फ उस बॉडी पे अब हमने ध्यान देना है। सेकंड स्टेप ये है उसका कि ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एमजी। और एमजी हमेशा लगेगा आपके सेंटर ऑफ मास पे, उस बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उस पे आपका एमजी लगेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप ये कि हमें उसको एमजी बनाना है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, वहाँ पे ड्रॉ, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ ऑल the external forces, acting on it. Now सवाल ये है कि सर ये कैसे पता है एक्सटर्नल फोर्सेज, इसकी क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या। देखो, इसको ऐसे समझना। नाउ एक्सटर्नल फोर्सेज ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए आप हैं, आपके सिबलिंग हैं। सिबलिंग मतलब आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन। दो भाई बहन जब भी उनके बीच झगड़ा होता है, सो हमेशा, जैसे हमारे घर में भी 2 बंदर हैं, 2 बालक हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू। जैसे ही झगड़ा होता है, एक चिल्लाता है मम्मी, उसके पास अगर जाओ कि हाँ बेटा क्या हुआ, तो वो कहता है इसने मेरे को माला, इसने मेरी चॉकलेट ले ली, इसने मेरा ये किया, ये मेरे को टॉय नहीं दे रहा है, इसका पैर मेरे वाले एरिया में आ रहा है। इफ़ यू आस्क द अदर गाय, दैट गाय सेज द सेम थिंग, नहीं पहले इसने मारा था, नहीं पहले इसने ये कहा था। तो यहाँ पे जो बालक कर रहे हैं, और आई एम श्योर आपको खुद भी आदत है इस बात की कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, वो ये कभी भी कोई भी बच्चा ये नहीं बताता कि उसने क्या किया है। हमेशा वो क्या बताते हैं कि उसके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। सेम काम यहाँ पे एफबीडी में करना है, और आई एम श्योर बचपन से आप इस बात के लिए ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि उस बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं वो लिखने हैं। उसने कितने फोर्सेज किसी और के ऊपर लगाए वो नहीं लिखना है, पर उसके ऊपर जो फोर्सेज लगे वो लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक एफबीडी मैं बनाता हूँ। एक पहले डायग्राम बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद मैं चाहूँगा वीडियो पॉज कर करके, तो मैं आपको 2 डायग्राम बना के दे दूंगा। उन दोनों के आप एफबीडी खुद बना के देखें, और उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखें कि आपने कितने सही बनाए हैं, क्या क्या आपने सही किया है, उसमें नहीं किया तो ऑफकोर्स कुछ सीखने को मिलेगा। तो जितने सवाल आपके एनएलएम में, फ्रिक्शन में आने वाले हैं, सबके एफबीडी हम यहाँ बना डालेंगे। ठीक है, इस सेशन का पर्पज़ यही है। सो सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जाम्पल से चालू करते हैं। सो मान लीजिए ये आपकी दीवार है और ये आपका फर्श है, और यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है ऐसे। सो ये जो रॉड यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, अब इस रॉड का हमें एफबीडी बनाना है। नाउ अभी तो हमने बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। अच्छा, इस केस में अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पर साथ के साथ मैं आपको ये भी आइडेंटिफाई कर दूंगा कि अगर फ्रिक्शन होगा, एफबीडी डायग्राम देके आप बता सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में होएगा, वो भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ना ये बॉडी ऐसे रखी हुई है यहाँ पे, अगर इस वक्त सिर्फ इस इंस्टेंस पे फोटो खींच के हम एफबीडी बना रहे हैं, इसके मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, फिसल के इधर जा रही है, क्या हो रहा है, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। बट इस टाइम पे अगर हमें एफबीडी बनाना है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। पहला स्टेप ये है, इस बॉडी को सारे उससे बाहर निकालें। तो यहाँ पे इमेजिन करें सिर्फ और सिर्फ ये रॉड है दुनिया में और कुछ नहीं है। राइट, अब उसके बाद बना दें इसका mg, तो इसके सेंटर से आपका एक mg फोर्स नीचे आ रहा होगा।
है ना। उसके बाद इसके ऊपर लग रहे होंगे आपके फोर्सेस। एक फोर्स इस सरफेस पे यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको आप N1 मान लीजिए, नाम दे देते हैं। N1 आपका नॉर्मल फोर्स है, और क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऐसे है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, और एट द सेम टाइम ये नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, नीचे नहीं, फॉर द सिंपल रीज़न नॉर्मल इज ऑलवेज पुशिंग। नॉर्मल हमेशा टमाटर की तरह पिचकाने की कोशिश करेगा, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी। नाउ इस सरफेस पे यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपकी सरफेस है, और ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम देखें तो नॉर्मल की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे आ रही होगी। लेट्स कॉल दिस फोर्स N2। ये आपका N2 फोर्स हो गया है। तो ये बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। इसके बाद जो हम सेकंड स्टेप करते हैं, अभी हम अगले 1-2 एग्जांपल में ऐसे ही फुल बॉडी बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टिकल डायनामिक्स पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो ये आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका पार्टिकल इमेजिन करेंगे कि मान लीजिए पूरी बॉडी का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो नीचे आपका एक फोर्स लगेगा mg, ऊपर एक फोर्स लगेगा आपका N1, और ये अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करें तो ये जो भी एंगल है उस एंगल पे यहाँ पे आपका एक फोर्स लगेगा N2। ये N1 और N2, तो ये तीन आपके फोर्सेस हो गए। नाउ अगर इसको देखेंगे कि जस्ट इन केस अगर हम बात करने लगे कि ये इक्विलिब्रियम में, फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं, ऑल्दो फ्रिक्शन अभी यहाँ बात इस चैप्टर में नहीं आता है, बट यहीं पे साथ साथ एफबीडी बना रहे हैं, मैं आपको फ्रिक्शन की भी नॉलेज दे देता हूँ। तो अगर ये रॉड मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे है, तो इस तरह की सिचुएशन है कि रॉड ऐसे रखी हुई है, ऐसे करके रॉड रखी हुई है। तो अगर ये रॉड यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो उस बैलेंस होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होएगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। बिकॉज अगर ये स्लिपरी सरफेस है तो रॉड फिसल जाएगी, बट अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। तो उस केस में अगर फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करने लगे तो इस N2 के अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा। ना ये N1 और N2 का कंपोनेंट mg है, तो आपस में बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन N2 अगर आपका इक्विलिब्रियम में है तो N2 को बैलेंस करने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए, और वो कोई ना कोई फोर्स अपना फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जहाँ पे उसकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अभी फ्रिक्शन की बात कर नहीं रहे, बट अगर है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, और वही आपका इस रॉड को रोक रहा होगा। ठीक है, एक और डायग्राम में बना के आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करना। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये रॉड आपकी ऐसे रखी है और एक दूसरी रॉड ऐसे रखी है। इन दोनों रॉड्स को आपने ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ है, दोनों अलग अलग कलर में इसलिए बनाई है और थोड़ा सा गैप दिया है कि आपकी दो रॉड हैं, ऐसे करके दो रॉड ऐसे करके रखी हुई हैं ऐसे। ठीक है, और मान लीजिए इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन की फिर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एफबीडी बनाएंगे। उस केस में अगर इस ब्लू वाली रॉड को अगर हम इंडिपेंडेंट मान लें, तो इसको अगर हम इंडिपेंडेंट मान के यहाँ पे बनाएं तो ये आपकी एक बॉडी हो गई। ये ब्लैक वाली बॉडी को अगर बनाएं तो ब्लैक वाली बॉडी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये आपकी दूसरी बॉडी हो गई। नाउ इन दोनों को अब हम इंडिपेंडेंटली देखने वाले हैं। अगर इसका ब्लू वाले का बनाए तो सबसे पहले तो एक mg फोर्स यहाँ कह सकते हैं नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए N1 फोर्स लग रहा है। अब ये रॉड इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स आएगा जिसको आप मान लीजिए N2 कहते हैं। तो इस वाली रॉड के ऊपर N2 आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस वाली रॉड के ऊपर N2 की ये डायरेक्शन होगी, N2 इसमें। तो इस रॉड ने तो इसको इधर दबाया, इस रॉड ने उसको उधर दबाया। ठीक है, इसका मान लीजिए यहाँ पे M2G आएगा, इसको M1G कर देते हैं, और इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ N3 नाम दे देते हैं, ये आपका फोर्स लग रहा होगा। और इसी के अगर हम पार्टिकल डायनामिक्स की बात करें, पॉइंट मास बनाएं, तो पहले वाली बॉडी के लिए हम कह सकते हैं नीचे आपका आ गया M1G, और ऊपर आ गया आपका N1, और आपका इस डायरेक्शन में कहीं पे N2 आ जाएगा। और इस वाली बॉडी की बात करेंगे तो इसका आपका M2G यहाँ आ गया, और इसका N3 ऊपर हो गया, N3 इधर हो गया। और अगर N2 की बात करेंगे तो सेम एंगल पे यहाँ पे आपका N2 लग रहा होगा। नाउ ये दोनों नॉर्मल जो हैं आपके फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसने इसको लगाया, उसने इसको लगाया, तो यहाँ पे ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएंगे। अगेन इसके बाद इक्वेशन लिखनी होगी, कंपोनेंट लेने होंगे, वो सारी बातें भी थोड़ी देर में करते हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बना रहे हैं हम लोग। ये आपके एफबीडी बना गए। ना इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सवाल बनाता हूँ, बोर्ड पे लिखूँगा। मैं चाहूँगा वो सवाल देख के आप उसको पॉज करें
और उसके बाद खुद इनके एफबीडी बनाएं, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, नंबर उसी से आएंगे। डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। सो पहला डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि आपकी सरफेस है, उस पर एक बॉडी ऐसे रखी है, एक रॉड ऐसे है, दूसरी रॉड ऐसी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। दोनों आसपास हैं, बिल्कुल चिपक के रखी हुई हैं, बट गैप इसलिए बनाया है जिससे आपको अलग अलग दिखाई दे। ये आपकी दो रॉड्स हैं, इनका आपने एफबीडी बनाना है। दूसरा आप थोड़ा सिस्टम टिपिकल वो कर लेते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा यहाँ बना देता हूँ। सो ये आपकी एक बॉल है, ज़मीन पे रखी है, और इसके ऊपर एक रॉड है जो ऐसे इस वक्त बैलेंस है। नाउ आपको इन दोनों सिस्टम्स का, ये आपकी सॉलिड स्फेयर है और ये आपकी रॉड है, यहाँ दो रॉड है, इन दोनों का एफबीडी बनाना है। मैं चाहूँगा आप यहाँ स्क्रीन पॉज करें, एफबीडी बनाएं, उसके बाद प्ले करें। ऑलराइट, चलो अब इनका एफबीडी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अब डायरेक्टली इन दोनों बॉडीज़ का हम पॉइंट मास बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा, उसको हम N1 कह रहे थे, मान लीजिए। दोनों, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसने इसके ऊपर लगाया, इक्वल एंड अपोजिट ये फोर्सेज आएंगे। इस बॉडी की जब बात करेंगे, ये वाला ब्लैक वाली, तो इसका सबसे पहले तो नीचे इसका M1G बना लेते हैं, और यहाँ पे N1 जो है, N1 की डायरेक्शन इसके ऊपर उसने इधर लगाया फोर्स, उसने N1 इधर फोर्स लगाया, और नीचे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और आएगा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ हो जाएगा, इसको मान लीजिए हमने N3 नाम दे दिया है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगेन ये इनके मासेस पे डिपेंड करेगा, मास एक 10 किलो है, एक 50 किलो है, तो N1 N3 मतलब N3 और इसका जो N4 आएगा वो बदल सकता है। ठीक है, N3 क्यों कहा हमने, N2 क्यों नहीं कहा, N2 कह लेते हैं, ये वाला N2 है। ठीक है, सिमिलरली जब इसका वो बनाएंगे एफबीडी, तो इसका एफबीडी बनेगा नीचे, तो इसका आएगा M2G, और इसकी वजह से एक फोर्स इसका लगेगा जिसको आपने N1 नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, उसको हम N3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका एफबीडी बन गया। नाउ अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, इस केस में अगर देखेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो क्योंकि N1 है, अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए इधर फ्रिक्शन आएगा, इस पे इधर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन की हमेशा डायरेक्शन होती है पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, या फिर अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा फ्रिक्शन में करेंगे ना। इस वाली इन दो बॉडीज़ का अगर हम एफबीडी बनाएं, तो सबसे पहले तो इस स्फेयर का अगर आप एफबीडी बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, पूरा बना लेते हैं। ये तो एक इसके सेंटर से आपका M1G, इसका MG लगा, एक नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा, सो उसका यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं। ये आपका N1 फोर्स मान लीजिए, एक यहाँ से आपका इस सरफेस से फोर्स आएगा, तो ये आपका इसको हमने N2 नाम दे दिया, ये आपका N2 हो गया, ये हमने N1 नाम दे दिया। ये आपके स्फेयर पे इनकी वजह से फोर्सेस हो गए। नाउ इस रॉड की वजह से जो फोर्स आएगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अक्सर लोग इसको, जब मैं क्लास में सारी बातें करता हूँ, अक्सर लोग इसको गलत प्लॉट करते हैं, बट मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका जो नॉर्मल फोर्स आएगा, इसकी वजह से नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और अगर आपका स्फेयर है, कोई भी आपका रिंग है, कोई भी आपका गोला है, तो उस सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होएगा। ठीक है, सो इसका जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होएगी, अगेन इसमें फिर कई बार एंगल निकालने में स्पेशली जे वाले लोग परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उसका रीज़न ये होएगा कि आपका जो नॉर्मल की डायरेक्शन होएगी वो इसके सेंटर से पास होएगी। उसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री लगा के आप इसके एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो सेंटर से पास होएगा। अब इसके ऊपर इस रॉड ने इसको नीचे दबाया है, तो इसका जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मान लीजिए हमने N3 नाम दे दिया है, तो ये आपका स्फेयर का एफबीडी बन जाएगा। रॉड का जब एफबीडी बनाएंगे हम, तो रॉड का एफबीडी बनेगा, इसको सीधा पॉइंट मास बना लेते हैं हम। तो उसका मास आ गया M2G, और नीचे से एक आपका फोर्स लगेगा, उसको N4 नाम दे देते हैं, N4। और यहाँ पे अब स्फेयर उसको ऐसे धक्का देगा, उसको उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में आपका इसको हमने ऑलराइट, तो इस डायरेक्शन में अगेन एंगल उस पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन क्या है, इस डायरेक्शन में आपका N3 फोर्स आ जाएगा। सो ये आपका स्फेयर का एफबीडी है, ये आपका रॉड का एफबीडी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि मान लीजिए ये आपका गोला है,
और ये ऐसे रखा है, ऐसे। सो ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है। इसका मास m है, रिंग वो रिंग है या फिर स्फेयर है, रेडियस उसका r है। इसका हमने FBD बनाना है। दूसरा केस है, अगेन रिंग की बात करते हैं। ये आपका रिंग है और इस रिंग के ऊपर, रिंग को आपने ऐसे ज़मीन पे रखा हुआ है, उस रिंग के ऊपर आपके दो बीड्स लटके हुए हैं। तो एक बीड्स यहाँ पे, एक बीड्स यहाँ पे, इसका आपने FBD बनाना है। नाउ बीड्स क्या है, इसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि मान लीजिए रिंग है और उस रिंग के ऊपर, ऑलराइट, आई एम यूजिंग माई दिस रिंग, है ना, सो जस्ट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, ऑलराइट। चलो ये रिंग आपकी ऐसे रखी है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन सी दैट कि ये वाली रिंग इसके ऊपर यहाँ पे इस वक्त ऐसे बैलेंस है। एडवांस में एक बहुत प्यारा सवाल पूछा गया था जो सिर्फ इस सिचुएशन में बेसिस था कि आपने क्या इस जगह पे FBD से ही बना लेना है। तो ये रिंग नीचे फिसलती जाएगी, श्योर, ऑल दैट विल हैपन, बट इस स्टेज पे अगर यहाँ पे रखी हुई है तो इसका FBD हमें बनाना है। इसकी इक्वेशन उसी बेसिस पे लिखी जानी है, ऑलराइट। सो पॉज द वीडियो, इन दोनों का FBD बना के दिखाएं कैसा होता है, फिर उसको चेक करते हैं कितना बढ़िया बनाया हमने। चलो अब इसके बाद इसका FBD बनाते हैं। देखो इसका FBD जो बनेगा, इसको सीधा पॉइंट मास मान लेते हैं। चलो इसको पहले गोले से बनाते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ सिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो गोला है उसका सबसे पहले तो नीचे आपका mg फोर्स यहाँ लग गया। दूसरा आपका यहाँ पे जो ये सरफेस कांटेक्ट है, ये सरफेस कांटेक्ट है, यहाँ से जो आपके FBD बनेंगे और उसमें जब आप नॉर्मल फोर्स बनाएंगे तो नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होएगा और वो आपका नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो इसका अगर FBD हम बना रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो डायरेक्शन लेके, तो ये वाला एंगल इधर कहीं जाएगा, इसको हमने N1 मान लो नाम दे दिया, और ये अगेन फिर सेंटर से पास करेगा और ये इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा। इनका दोनों का एंगल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपका N2 इस तरफ आएगा, एंगल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में इसका अगर पॉइंट मास मान के फिर बनाएंगे, सो ये तो आ गया आपका mg और आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इस डायरेक्शन में कहीं हमने जो लिया है यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो आपका N1 आएगा और इस डायरेक्शन में N2 आएगा। अभी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, मैं कोई थीटा पीठा पे आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ FBD बनाना सीख रहे हैं। ये है, इसके बाद थीटा वीटा पे अभी सवाल करते हैं, वो भी हो जाएगा। ना इस वाले पार्ट का अगर हम FBD बनाएंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स अपने तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक आपकी रिंग है, दूसरे छोटे छोटे बीड्स हैं आपके। तो पहले अगर रिंग का FBD बनाएंगे तो रिंग का FBD कुछ इस प्रकार बनेगा कि आपकी रिंग है और सेंटर से तो उसका mg फोर्स आएगा, एक नॉर्मल फोर्स या नीचे से ऊपर लग रहा होगा। ना इस बीड का जो mg है वो mg आपका इससे परपेंडिकुलर सरफेस और नॉर्मल के थ्रू जाएगा। इसको मान लीजिए आपने N1 कह दिया, तो ये आपने N1 यहाँ कह देते हैं, ये आपका N2 हो जाएगा। सो ये आपका सेंटर से पास होने वाला फोर्स होएगा। सिमिलरली इस बीड का फोर्स जो है वो इस सेंटर पे ऐसे पास होएगा, इसको आप मान लीजिए N3 नाम दे देते हैं, ये हो गया। तो इसका अगर पार्टिकल डायनामिक्स बनाएंगे तो उसका नीचे तो लगा आपका mg और ऊपर आपका N1 और इस डायरेक्शन में आपका N2 और इस डायरेक्शन में आपका N3। ये आपके अगेन हमने यहाँ कंसिडर किया दोनों का मास अगर सेम हो जाएगा तो N3 N2 बराबर हो सकते हैं, श्योर, वो अलग बात है, पर ये आपका इसका FBD बन जाएगा ना। अगर दोनों बीड्स का FBD बनाने लगेंगे तो ये आपकी एक बीड्स है, एक बीड है, उसका नीचे तो mg लगेगा और आपका अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस बनाएंगे तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसने ऐसे फोर्स लगाया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, आपका जो N2 है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका N2 फोर्स लग रहा होगा। ये वाली जो बीड है उसका FBD बनेगा ऐसे, नीचे आएगा उसका mg और यहाँ पे जाके आपका N3 फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये आपके इन जनरल नॉर्मल परपेंडिकुलर जाएगा गोले से, इन जनरल नॉर्मल वाली सिचुएशन के अपने FBD हो गए। नाउ इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, टेंशन को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं और पुली ब्लॉक सिस्टम और जो आपके फ्रिक्शन में सवाल आने लगे हैं उनका भी FBD अभी यहाँ बना के देखते हैं। ऑलरेडी एक बहुत ही मज़ेदार सवाल, इसका FBD आपने बना के मुझे दिखाना है। सो ये आपकी दीवार है, फर्श है और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इससे टचिंग है।
आपका क्यूबॉइड है, ये दीवार से ऐसे टचिंग रखा है। इसका एफबीडी आपने मुझे बना के दिखाना है। वीडियो पॉज करें और एफबीडी बना के दिखाएं। अलाइन इसका वीडियो जो इसका एफबीडी जब बनाते हैं लोग तो यूजुअली इसका एफबीडी ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे आपने इसका mg बनाया और ऊपर एक नॉर्मल n1 कहा और यहाँ पे n2 कहा। अगर आपने भी ये बनाया है तो कुछ गड़बड़ की है, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये आपका सही नहीं है एफबीडी। इसका जो एफबीडी बनेगा वो सिंपल सा एफबीडी इसका ये होएगा कि ये आपका नीचे mg है और ये ऊपर आपका नॉर्मल है, दैट्स इट। दीवार पे ये टचिंग है बट दीवार पे जोर नहीं लगा रहा है, ठीक है। मैं अगर इससे टचिंग हो जाऊं बोर्ड के ऐसे खड़ा और अगर बोर्ड पे मैं ऐसे जोर लगाऊंगा, ऐसे सहारा दे के खड़ा होऊंगा और उस केस में दीवार जो है वो नॉर्मल फोर्स मुझे वापस देगी। अगर दीवार मजबूत है तो नॉर्मल फोर्स आएगा। मान लो एक कपड़ा है, मैं उसके ऐसे खड़ा हुआ और मेरा वजन वो कपड़ा नहीं संभाल पाया, मैं अंदर गिर जाऊँगा, ठीक है। पर उस केस में अगर मैं सिर्फ टचिंग भी खड़ा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने आप को दीवार पे पीछे जोर नहीं दिया हुआ, ब्लॉक है, जोर नहीं दे रहा है, उस केस में आपका दीवार से कोई नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक बॉक्स रखा हुआ है और कहाँ गया अपना आईपैड, एक मिनट रुको, मैं दीवार बनाता हूँ इसके साथ। आईपैड कहाँ गया, हो ये रहा। अलाइन सो मान लो ये आपका बॉक्स है और ये ऐसे दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में अगर आपने दीवार हटा भी दी, ये दोनों ऐसे हैं, अगर तो दीवार हटाई और ये गिरा तो इसका मतलब इसने इसके ऊपर जोर लगा रखा था और दीवार ने संभाल रखा था। पर अगर ये बॉक्स ऐसे रखा है और मैंने दीवार को मूव भी कर दिया और ये फिर भी ऐसे है, दैट मीन्स दीवार से कोई नॉर्मल नहीं आ रहा था, इसने जोर नहीं लगाया, उसको वापस नॉर्मल रिएक्शन वापस नहीं मिला है, ठीक है। सो उस केस में इसका एफबीडी सिर्फ ये बनेगा। अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे क्लास में मैं बहुत जोर से कई बार ये बोलता हूँ, नॉर्मल इज अ रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स ये होता है कि अगर आपने जोर लगाया तो आपको रिएक्शन वापस मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिस व्हाट वन एग्जांपल आई टेक इन माय क्लासेस, कि देयर आर सम पीपल हु सेज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार अगर आज उसने कोई बदतमीजी की ना, आज अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैंने उसका सर फोड़ देना है, ठीक है। आप उससे मिलने गए, उसने कुछ गलत बोला ही नहीं, आपने उसका सर फोड़ा ही नहीं, फॉर द सिंपल रीज़न कि नॉर्मल इज अ रिएक्शन फोर्स। अगर कोई एक्शन होएगा तो उसका रिएक्शन आएगा। इस ब्लॉक ने दीवार पे कोई जोर नहीं लगाया तो दीवार उसको वापस रिएक्शन नहीं देगी, एज सिंपल एज दैट। राइट, आई होप ये नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके बाद एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स का। सो अपनी ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम्स होती है, फ्रिक्शन में बहुत आएंगी है। सो कुछ इस प्रकार है कि ये आपका ब्लॉक है, इसको हमने ए नाम दिया है, इसका मास m1 है। ये आपका दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है। एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये m1 है, ये m2 है और 3 बना लेते हैं। तीसरा ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, लेट अस से इसका मास m3 है एंड दिस इज़ द ग्राउंड। राइट, सो नाउ आवर टास्क इज कि इसका हमें एफबीडी बनाना है। नाउ एफबीडी ऐसे में टॉप डाउन बनाना शुरू करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट मास बनाना शुरू कर देते हैं। सो इन दोनों के बीच में लेट अस से आपका जो नॉर्मल फोर्स है n1, इन दोनों के बीच में लेट अस से नॉर्मल फोर्स है n2 और ग्राउंड के और इस ब्लॉक के और अर्थ के बीच में, ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में आपका नॉर्मल फोर्स है n3। इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। सो सबसे पहले अगर m1 का एफबीडी बनाएं, सो m1 का एफबीडी बनेगा, नीचे आएगा आपका फोर्स m1g और ऊपर उसके फोर्स लगेगा आपका n1। ये आपका एफबीडी बनेगा m1 मास का। ऑलराइट, और ये एफबीडी सही बनाना बहुत ज़रूरी है। एनएलएम में आपको फ्रिक्शन में स्प्रिंग फोर्स का कोई भी सवाल करेंगे एफबीडी के बेसिस पे ही होगा। सो ये आपका m1 का एफबीडी बन गया। नाउ m2 का एफबीडी और m3 का एफबीडी अक्सर लोग गलत बनाते हैं। m2 का अगर हम एफबीडी बनाने लगे, ये आपका m2 ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेज लगाए तो सबसे पहले तो उसका हमने लिख लिया m2g। उसके बाद जो इसके ऊपर फोर्सेज लगे हैं, ऊपर वाले ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो m1g नहीं लगाया है, ध्यान रखना। ऊपर वाले ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो आपका n1 फोर्स लगाया और नीचे वाले ने इसके ऊपर n2 फोर्स लगाया। राइट, और अगर हम यहाँ पे चलो इक्वेशन भी थोड़ा सा लिखने की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम है इसकी इक्वेशन लिखने लगेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n1 विल बी इक्वल टू m1g, बिकॉज आपका इक्विलिब्रियम में बॉडी कहीं जा नहीं रही है तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, तो ऊपर और नीचे वाले दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। इस वजह से इसके ऊपर n2 की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, इसको लिखेंगे n2 विल बी इक्वल टू m2g प्लस n1।
ये आपका इस ब्लॉक का FBD है। अगर हमने मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक रख दिया तो उस केस में आपका N1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे M1 M2 H3 वो सारे फोर्सेस नहीं लिखेंगे आप, इसका FBD अभी भी यही रहेगा। N1 की वैल्यू ऊपर से नीचे अलग होके यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे N1 की वैल्यू अगर यहाँ से आप इंसर्ट कर देंगे उस वजह से आप कह सकते हैं कि N2 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2G। ये आपका N2 इस वजह से M1 प्लस M2G के बराबर आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस M1G, N1 और N2 ही हैं। M1G इसमें कहीं नहीं आएगा। M1G ऊपर वाले का मास है, जो ऊपर ही लग रहा है उसी बॉडी पे लगेगा M1G, इसके ऊपर ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम M3 का FBD बनाएं तो M3 का FBD कुछ इस तरह बनेगा कि नीचे तो उसका आया, सबसे पहले लिखो M3G, ग्राउंड ने उसको धक्का दिया, ऊपर की तरफ उसको पिचकाने की कोशिश की और ऊपर फोर्स लगा आपका N3, और इस वाले ब्लॉक की वजह से नीचे उसने पिचकाने की कोशिश की और नीचे आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगा N2। ये आपकी इक्वेशन होएगी। ना अगर यहाँ पे फिर अगर देखोगे इक्विलिब्रियम है, कोई कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में N3 इन दोनों के बराबर होएगा। सो आप इसको लिख सकते हो N3 विल बी इक्वल टू M3G प्लस N2, और इस N2 की वैल्यू जब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तब आप यहाँ लिख सकते हैं N3 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3G, इस वजह से बराबर आएगा बिकॉज N2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस वजह से N3 आपका M1 प्लस M2 प्लस M3G हो जाएगा, और इस तरह से आप इसकी इक्वेशन सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप आपका FBD सही बनाना है। अब इसके बाद थोड़ी सी और जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा NLM और फ्रिक्शन में देखने को मिलेगी, उनकी बात करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब FBD बनाने वाले हैं। ये वाली प्रॉब्लम इसमें अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, पर मैं चाहूँगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन ये रेस्ट पे है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक आपका ब्लॉक रखा है जिसका मास M है, वो यहाँ पे अभी रेस्ट पे है, इसका अभी मोशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब इस M ब्लॉक जो है इसका हमें FBD बनाना है। ना इस केस में अगर हम इसका FBD बनाएंगे तो इसका अच्छा यहाँ पे जो आपका इसका मास M यहाँ लिख लेते हैं, सेंटर पे इसका फोर्स लगेगा mg, उसकी डायरेक्शन ये होएगी बिकॉज mg हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होएगा एंड ऑल दैट। नॉर्मल जो है अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इसके हम ऐसे वो बनाए तो नॉर्मल आपका इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि ये आपका mg इस डायरेक्शन में, नॉर्मल इस डायरेक्शन में। mg और नॉर्मल कभी भी बराबर नहीं होंगे बिकॉज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे mg के कंपोनेंट करते हैं। तो mg के जब कंपोनेंट है, अच्छा इसको पहले तो ये समझते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला 90 का एंगल बनेगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल आपका फिर थीटा हो जाएगा। उस वजह से जो आपका mg है इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल। सो mg लगा इस डायरेक्शन में, आपका mg आया है, ऑलराइट। और नॉर्मल यहाँ से इस डायरेक्शन में ये आपका थीटा एंगल है, यहाँ पे नॉर्मल लगा। अच्छा ये थीटा कैसे हुआ इसकी भी बात कर लेते हैं। सो ये अगर एंगल ये आपका थीटा है, ये 90 हुआ, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम mg के कंपोनेंट करते हैं और ये आपकी सरफेस है। नाउ इस केस में हम mg के कंपोनेंट करते हैं। कई बार जब मैं क्लास में स्टूडेंट से ये सवाल पूछता हूँ कि हमने यहाँ पे mg के ही कंपोनेंट क्यों किए, नॉर्मल के क्यों नहीं किए, ठीक है। नॉर्मल के भी कर सकते हैं कंपोनेंट, अगर नॉर्मल के करेंगे तो नॉर्मल का इधर आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। यहाँ पे हम mg के कंपोनेंट इसलिए करते हैं बिकॉज आपका मोशन जो होएगा वो इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होएगा। अगर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, वो सारी कहानी करनी है, तो आपका मोशन सिर्फ और सिर्फ इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होएगा। इसलिए सारे फोर्सेस हम इसके अलॉन्ग बैलेंस करते हैं, इसके अलॉन्ग लिखते हैं। इस वजह से हमने mg का ये जो एंगल था ये आपका थीटा एंगल हुआ, उस वजह से mg का यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट आया जिसको आप बोलेंगे mg cos थीटा, और एक mg का यहाँ कंपोनेंट आएगा जिसको आप लिखेंगे mg sin थीटा। सो mg के यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट कर लिए। उसके बाद हम mg फोर्स को उड़ा सकते हैं और इन दोनों के ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस वाले ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो ये वाला ब्लॉक अब जब नीचे मूव करेगा तो उसका ये एक्सेलरेशन होएगा, ये उसके ऊपर नेट फोर्स होएगा। तो आपका जो नेट फोर्स उसके ऊपर लगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो आपका एफ नेट हो जाएगा mg sin थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ऊपर नीचे नहीं उछल रहा है तो मतलब उसके नेट फोर्सेस वहाँ पे जीरो हैं। इसका मतलब आपका दूसरी इक्वेशन बनेगी n विल बी इक्वल टू mg
कॉस थीटा। तो इस बार हमने अपने जो फोर्सेस लिखे हैं वो x और y ऐसे एक्सिस ना करके हमने उस x y एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और हमने इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ये आपके फोर्सेस लिखे हैं। नाउ कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, मैं यहीं पे आपको आगाह करता हूँ, अच्छे सवालों में चाहिए, जेई वालों को चाहिए होगी ये बात। और नीट में भी एक बार ऐसा सवाल पूछा हुआ है कि जहाँ हमें या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें नॉर्मल के कंपोनेंट लेने होते हैं। वो सिचुएशन आएगी जब आपकी चीज़ रोटेट कर रही हो, एक गोला है उसके अंदर एक कंचा है, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उस केस में आप नॉर्मल के कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट व्हेन विल टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे हमने इस बार अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट्स लिए हैं, इसलिए mg आपका mg sin थीटा और mg cos थीटा में ब्रेक हो गया है और ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इसी केस में अगर मान लो हम एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने लगे m ही, यहीं पे कर लेते हैं, एक सवाल बच जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इसको रस्सी से बांध दूँ, ये सिचुएशन बना दी हमने और रस्सी में टेंशन T है, हालांकि अब अगर टेंशन की अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, बट यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे रस्सी में टेंशन T है, तो उस केस में अगर आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि आपकी रस्सी का जो टेंशन है वो उसको रोक रहा है। तो उस केस में ये जो एफ नेट है इसकी वैल्यू आपकी टेंशन के बराबर हो जाएगी, यानी कि टेंशन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। जो फोर्स इसका यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में mg sin थीटा और वो रोक रहा है, तो टेंशन उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला केस अगर रेड लाइन वाला केस आ गया तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, ये आपकी टेंशन आ जाएगी। अच्छा, इसी में अगर एक्सेलेरेशन लिखने लगे, अभी हम सेकंड लॉ से हालांकि इसकी बात करेंगे, बट थोड़ा सा स्पीड अगर पकड़ लें तो अपना जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू g sin थीटा, ठीक है। ये आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर आपकी बॉडी रखी है तो उसका नेट एक्सेलेरेशन g sin थीटा होएगा। हालांकि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने आगे के लिए अभी से बात करके रख ली है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए ये आपकी रूफ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक m1 ऐसे लटकाया हुआ है हमने, और यहाँ पे एक और ब्लॉक है जिसका मास आपका m2 है, और यहाँ तीसरा ब्लॉक है जिसका मास आपका m3 है। और अब यहाँ पे तीन रस्सियाँ लटकी हुई हैं और इसकी आपको टेंशन T3 और T2 और T1 की वैल्यू बतानी है। नाउ टेंशन में हम ये बात कर चुके हैं कि टेंशन इज़ ऑलवेज अलोंग द रोप और टेंशन हमेशा पुलिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार लोग टेंशन की डायरेक्शन पे गड़बड़ कर जाते हैं, मैं आपको टेंशन की डायरेक्शन भी समझाता हूँ साथ के साथ। तो अगर हम यहाँ FBD बनाने लगें तो M3 का जो FBD बनेगा, इसको यहाँ बनाते हैं, ये आपका M3 आएगा, ये आपका ब्लॉक है, इस पर नीचे तो लगा आपका M3G और ऊपर लगी इस पर टेंशन की वैल्यू T3। नाउ सिंपल सा है, इसका तो FBD ऐसे बन गया कि नीचे ये लग रहा है, ऊपर रस्सी इसको ऊपर से खींच रही है। नाउ अगर M2 का हम FBD बनाने लगेंगे तो M2 का FBD कुछ इस प्रकार बनेगा, ये आपका M2 है, इसका FBD बनेगा तो सबसे पहले तो इसका मास बना लेते हैं, ये आ गया m2g, आपका नीचे फोर्स आया। नाउ इस केस में T3 जो है, T3 की डायरेक्शन नीचे की तरफ होएगी, T3 इसको नीचे खींचेगा, T2 ऊपर खींचेगा, T2 की डायरेक्शन ऊपर आएगी। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर आपको कैसे पता T2 T3 की डायरेक्शन। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मल हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी होता है, टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम बॉडी। इसको जस्ट फॉर फन हम ऐसे बात कर लेते हैं कि अगर आपको टेंशन की डायरेक्शन देखनी हो तो आप एक स्पाइडरमैन बन जाएं और यहाँ पे ऐसे खड़े हों, इस केस में यहाँ पे लेट जाएं स्पाइडरमैन बन के, और उसके बाद अपना मकड़ी का जाला छोड़ें। तो ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो मकड़ी का जाला ऊपर गया तो टेंशन आपकी ऊपर है। यहाँ पे जब स्पाइडरमैन बन के नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जाला नीचे छोड़ें, टेंशन नीचे की तरफ है। सो टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए टेंशन ऊपर है, ऊपर वाले की बात करेंगे उसके लिए टेंशन नीचे है, इस वाले के लिए टेंशन ऊपर है, M1 वाले के लिए T2 की वैल्यू नीचे आएगी। तो अगर FBD बनाए हम M1 का, तो ये M1 का FBD बनेगा, सबसे पहले तो नीचे लिख लें M1G, हाँ, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो टेंशन इस पर ऊपर है, इसको रस्सी ऊपर खींचेगी, और इस वाले के लिए T2 की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे T2 की ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगेन ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक जैसी प्रॉब्लम रह गई, यहाँ पे T3 की वैल्यू M3G के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो T1 होएगा आपका M3G प्लस M2G, यहाँ T2 की वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3G हो जाएगा।
ठीक है। इसको समझाने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्लास में मैं कई बार ये ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे उस तरह की मूवीज़ होती हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स वाली मूवी के 4-5 दोस्त हैं, खजाने के लिए ढूंढने निकल गए, गोलमाल टाइप्स वाली मूवी। तो उसमें एक बंदा पहले पेड़ पे नीचे लटक गया, ठीक है, ऊपर पहाड़ी पे, वो कहता है बचाओ बचाओ। दूसरा बंदा उसे बचाने के लिए नीचे झुकता है, थोड़ी देर बाद 2 बंदे नीचे लटक जाते हैं, तो ऊपर भी एक बंदा है, उसके नीचे दूसरा है। थोड़ी देर बाद तीसरा उन्हें बचाने आता है, वो भी लेट से नीचे लटक गया है। तो अगर ये 3 लोग नीचे लटके हुए हैं, तो इसके अगर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर एक और रस्सी लटका देंगे तो उसकी T4 की वैल्यू 0 आएगी। ये रस्सी हवा के साथ ऐसे ऐसे झूल सकती है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो जो सबसे नीचे बंदा लटक रहा है, लेट अस अज्यूम तीनों का वजन बराबर है, तो सबसे नीचे जो बंदा लटक रहा है उसके पैरों पे टेंशन 0 होएगी, ठीक है। वो आराम से अपने पैर ऐसे ऐसे कर सकता है, जूते होते खोल सकता है, 1-2 पैर वो लगा के। उसके ऊपर जो बंदा है जिसका हाथ उसने पकड़ा हुआ है, उस बंदे के पैरों पे इसका mg की टेंशन होगी, उसके ऊपर जो वजन आ रहा होगा उसका नीचे वाले बंदे का mg आ रहा होगा, और सबसे ऊपर वाला जो होएगा उसके ऊपर तीनों का, चारों का, पांचों का, जितने भी लोग हैं उन सब का वजन आ रहा होगा। तो हाईएस्ट टेंशन आपकी इस लोकेशन पे आएगी। ऑलराइट, इस चीज़ की, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको NLM में पड़ती है। यही चीज़ आपको बहुत काम आएगा साउंड वेव में, बिकॉज वहाँ पे जब मासिव रोप की बात करते हैं तो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो टेंशन के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। तो जहाँ ज़्यादा टेंशन है वहाँ ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप मतलब उससे फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पे, बट वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज़्यादा टेंशन होएगी वो कैसे कैसे ऊपर जाएगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप यहाँ पे चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अब नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं NLM की शायद सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम, या फिर उसको कहते हैं एटवुड मशीन। सो पुली ब्लॉक सिस्टम का FBD अगर हम बनाने लगे, सो कुछ इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि ये आपकी एक पुली है, और इस पुली को आपने ऐसे करके छत पे टांगा हुआ है, और यहाँ पे आपने 2 मास लटका है, एक मास M1 है, दूसरा मास M2 है। राइट, अब इसको देखेंगे, यहाँ पे तो पुली है, 2 मास है, तो यहाँ पे आपके 3 FBD बनेंगे, एक आपका इस मास का, एक इस मास का, और एक FBD बनेगा आपका पुली का, ठीक है। नॉर्मली हम अपने NLM के पूरे सेक्शन में यहाँ पे मानेंगे कि आपकी जो पुली है वो मासलेस है, और पुली आपकी फ्रिक्शनलेस है, रस्सियाँ आपकी मासलेस है, रस्सियाँ आपकी इनएक्सटेंसिबल हैं। ये हमारे अजम्पशन रहेंगे, और यही बातें मैं ही जाके आगे, जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, मैं ही आपको बोलूँगा कि बेटा आपकी पुली मासलेस कैसे हो सकती है। पुली का मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसको हम डिस्क मानेंगे या इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के बात करेंगे। वही बात जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ते हुए ऐसी बातें होंगी, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर होएगा, तब ये मासलेस नहीं होएगी। इलास्टिसिटी पढ़ते हुए मैं ही आपको कहूँगा कि बेटा कोई भी रस्सी हो, उस पर जब आप सामान लटकाओगे तो रस्सी तो खींचेगी ना, उसमें एक्सटेंशन आएगी, चलो बताओ कितना स्ट्रेन आएगा। वहाँ पे डेल्टा L/L करके हम स्ट्रेन लिखेंगे, उससे स्ट्रेस और वो सारी कहानी, यंग मॉडुलस, वो सारी कहानी इलास्टिसिटी में करेंगे। लेकिन जब हम NLM पढ़ रहे हैं, अंडर सर्टन एजम्पशन, हम यहाँ पे अंडर सर्टन अप्रॉक्सीमेशन हम अपना रिजल्ट चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इन 2 चीज़ों को, इन अजम्पशन को मानते हैं कि आपकी रस्सी जो है वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी के मास नहीं मानेंगे। पुली आपकी जो है वो आपकी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ये दोनों चीज़ों के लिए हम अजम्पशन यहाँ लेंगे। चलो अब इसका FBD बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ FBD बनाएंगे, यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे ही पुली ब्लॉक सिस्टम की हम आगे चल के बात करने लगे, मैं अज्यूम करूँगा कि इसको आपको FBD बनाना आता है, और फटाफट इसकी आधे मिनट भी नहीं लगेगा, इक्वेशन लिख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कहोगे तो इक्वेशन भी यहीं लिख लेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसका अगर हम FBD बनाएंगे, तो अगर M1 का FBD हमने बनाया, तो M1 का FBD बनेगा, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये आएगा नीचे M1G। और टेंशन की फिर अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे टेंशन देखनी है तो इस पे टेंशन ऊपर लगेगी, यहाँ पे टेंशन इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ से जब देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन नीचे, और टेंशन की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। स्पाइडरमैन को एक बार यहाँ पे ऐसे खड़ा करें, और उससे मकड़ी का जाला ऐसे डालें। एक बार स्पाइडरमैन को ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ देखता हुआ खड़ा करें, या लेटा दें चाहे तो, ऊपर की तरफ जाला डालें, ये आपका टेंशन की डायरेक्शन आ गई। जस्ट फॉर फन वी कैन डू दिस, ठीक है। सो इसका मास जो आया नीचे M1G, उसकी वजह से वो फोर्स नीचे लगा है, और ऊपर की तरफ टेंशन T फोर्स लगेगा। दैट्स इट। इसके भी ये 2 फोर्स लग रहे हैं, ये इसका FBD है। सिमिलरली M2 का FBD बनाएंगे, तो M2 के FBD में, M2 का FBD है, नीचे आपका फोर्स लगेगा M2G, ऊपर आपका टेंशन T ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। नाउ इसका पुली का जब हम FBD बनाएंगे,
तो इस पुली के एफबीडी में अगर यहाँ टेंशन टी टी है और मान लीजिए यहाँ पे टेंशन आपने टी डैश कही है, तो जब इस पुली का एफबीडी बनाएंगे तो उसके ऊपर तो आपका फोर्स लगा टी डैश और नीचे आपका फोर्स लगेगा टी प्लस टी। तो एक टी इस डायरेक्शन में, एक टी इस डायरेक्शन में, ये आपका पुली ब्लॉक सिस्टम का एफबीडी है। अब इस केस में हम इक्वेशन आगे चल के लिखेंगे कि मान लो m1 ज़्यादा है तो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, F net इक्वल टू ma करके इक्वेशन लिखेंगे, फटाफट काम हो जाएगा। बट मैं उम्मीद करूँगा ये एफबीडी आपको बनाना याद रहेगा।